मैं जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ फिर से। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। तो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया था, उसमें एक चीज पड़ी थी लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संयोजन। उसके दो नियम थे, दो लॉज थे, एक तो द्रव्यमान का संरक्षण और एक था स्तर अनुपात का नियम। ये दोनों हम क्लियर कर चुके थे। उसके बाद हमने एटम मास पढ़ा था, आईयूपीएसी की मतलब इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। एएमयू क्या होता है, यानी कि जो मास होता है वो क्या होता है एटम के लिए, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं ये भी हमने पढ़ा था। रेफरेंस के लिए सॉरी, हम इसको कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट को कंसीडर करते हैं एक एएमयू यानी कि एक यू के बराबर। फिर हमने आइसोटोप्स पढ़ा था, जो आज फिर से पढ़ेंगे क्योंकि आगे आगे आएगा भी। कुछ हमने ये पढ़े थे सिंबल्स, और कुछ हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझते हुए हमने कुछ पढ़ा थे, जो कि आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी जब कुछ एटॉमिक मॉडल्स को। फिलहाल हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वैलेंसी काम करती है, जैसे कि HCl। मैं यहाँ पर यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H और Cl, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, Cl का 17 होता है। तो H के जो सेल में एक ही लास्ट जो वैलेंसी होगी, यानी कि एक ही होगा, क्योंकि लास्ट जो पहली ऑर्बिट है उसमें एक ही सेल होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 2, 8 और 7। इसका मतलब इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी। सेम विद दिस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन फॉर्म बना लेता है, और ये फर्दर कंपाउंड बना सकते हैं, जो कि होता है HCl। कुछ एग्जांपल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, और ऑक्सीजन का कितना होता है, कोई बता सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन को कोई बताएगा मुझे? बहुत कॉमन है। एटॉमिक नंबर 8 होता है सर। तो देखिए इसका, हाँ मैंने 8 लिखा है, शायद वो थोड़ा सा अनक्लियर सा होगा, फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 2882। इसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि मैक्सिमम 8 होने चाहिए। तो इसमें 2 की कमी है और इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो कैल्शियम क्या हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये आपस में कंपाउंड बनाते हैं इस तरह से। तो ये और 1 दर्जन में अगर मैं संतरे खरीदने जाऊं तब भी मुझे 12 भी मिलेंगे। 1 दर्जन में अगर मैं बोलूं कि पेंसिल्स कितनी होती हैं तब भी वो कितनी यूनिट्स होंगी? कितनी यूनिट्स होंगे अंकित, कितने यूनिट्स होंगे?
सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ एक दर्जन यानी कि एक डजन में अगर मैं कुछ भी लेता हूँ, लेट्स से केला, संतरा, पेंसिल, कितने यूनिट्स मिलेंगे मुझे? 12 सर। 12। 12 भी मिलेंगे ना। तो इसी तरह से एवोगैड्रो नंबर होता है। आप देखिए, एक बार जस्ट इस पर निगाह मारिएगा। तो इंटरनेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। जस्ट इतनी ये में लोड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एक एक मोल ऑफ कुछ भी होगा, एक मोल एटम्स में अगर मैं कहूँ कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होते हैं एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब एक एवोगैड्रो नंबर किसी को पता है? किसने पढ़ा है? 6.03 into 10 the power minus 23 6.0 023। ठीक है, 3 भी बोल सकते हो उसको, बट एग्जैक्टली इट इज 6.023 इंटू 10 पावर कितना होता है अंकित? minus 23 या 23। -23 या 23? सर एग्जैक्टली भूल गया मैं। 23 होता है या -23? अरे एक सेकंड, 23 होता है हम सेइंग। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। मैं एक बार डिसकनेक्ट करूंगा फिर कनेक्ट करूंगा, ठीक है? लाइन पे आप लोग रहना। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन में दिखा होगा। तो 1 मोल में कुछ भी होगा, मैंने कहा कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा एक दर्जन कुछ भी होगा तो उसमें 12 यूनिट्स होंगे। इसका मतलब एक दर्जन केले खरीदूंगा तो 12 केले आएंगे, एक दर्जन पेन खरीदूंगा तो मुझे 12 पेन मिलेंगे। इसी तरह से मोल कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत बहुत ईजी है। मैं एक रेफरेंस के लिए ये लेता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मान लीजिए ये राइट हैंड साइड वाला भी मैं हम नहीं पढ़ते, ठीक है ना? हमें सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना है। अगर मैं एक कार्बन के एक मोल के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मुझे कितने एटम्स मिलेंगे? 6.023 या 022 इंटू 10 पावर 23। चूंकि माइनस कोई बोल रहे थे, तो कोई चीज नंबर में होती है तो नंबर पॉजिटिव ही होगा, तो दैट इज 23। इतने मुझे परमाणु मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तब भी इतने ही होंगे, ठीक है? अगर मैं कहूं कि कोई भी परमाणु, अणु या कोई भी आयन है, एक मोल में कितने होंगे, ठीक है? तो तुम बोलोगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। जो भी चीज पूछी हुई है, मॉलिक्यूल है, एटम है या आयन है, उतने ही हो। मैं फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस के लिए दिमाग में बस जाए, इसलिए मैं अगर मैं पूछूं कि एक मोल में कितने केले होंगे, लेट्स से एक मोल केले में कितने केले होंगे, तो आप बोलोगे कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 केले होंगे। मैं रेफरेंस समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि अगर मैं एटम की बात करूँ या मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो नंबर्स जो आएगा वो आएगा एक एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि 6, जिसको हम 6.022 इंटू 10 पावर 23 बोलते हैं, ठीक है? अब मैं राइट हैंड साइड को बता रहा हूँ आपको जस्ट। अब होता क्या है कि कोई भी जो मोल होता है
वो अपने मॉलिक्यूलर वैल्यू यानी कि आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे में पहला वाला देखिए कि अगर किसी ने कहा कि कार्बन परमाणु का 1 मोल कितने के बराबर होगा, तो उसका जो भी एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर जो होगा यानी कि एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होगा, जो कि कितना होता है 12 होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि एक हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल के कितने के बराबर होगा, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के क्या कहते हैं एटम्स के बराबर में होगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें नंबर्स अगर पूछे तो कितने के बराबर होगा, 6.2022 × 10⁻23। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें ये मोल कॉन्सेप्ट में बस इतना ही समझने की जरूरत है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसी को फर्दर जानने की कोशिश करते हैं। जो अगला चैप्टर है वो है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हल्का फुल्का हम इसमें उस दिन पढ़ चुके थे। अगर आप देखोगे एटम एक इंडेस्ट्रक्टिबल यानी कि और फर्दर छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 1900 के आसपास की बात है, 1900 के आसपास की बात है, एटम का कोई एक सब एटॉमिक पार्ट तो काइंड ऑफ डिस्कवर हुआ। कोई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये पाया कि कोई सा एक ना निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ तो प्रेजेंट है। हालांकि वो इस बात को बताने में सक्षम नहीं हो पाए थे कि वो उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर प्लेस्ड है, किस तरह से स्ट्रक्चर है, वो नहीं बता पाए। बट उन्होंने इतना बताया कि जो एक निगेटिवली चार्ज कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हालांकि इनसे 4-5 साल पहले की बात है, 1986 में अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट में पाया कि ना कुछ एटम्स के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज कुछ उन्होंने एक चीज पाई। अभी उन्होंने इसका नाम प्रोटॉन नहीं दिया, उन्होंने इसका नाम दिया कैनल रेज। कैनाल रेज, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने नोटिस क्या किया कि जो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कुछ हाई है और कुछ पॉजिटिवली चार्ज है। अगर आप नोटिस करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट इन पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, अगर आप इस कितना भारी होता है तो देखोगे कि 2000 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन से 2000 ज्यादा इसका मास होता है। ठीक है। अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने इसको ये बताया और उन्होंने कहा कि ये क्या है, कैनाल रेज है। अगर आपने कभी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की किसने की है, न्यूट्रॉन की किसने की है, कोई मुझे बता सकता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अच्छा, एनीवन, कोई और बताएगा? ओके, गोल्ड स्मिथ। नहीं, गोल्ड एक्चुअल में यही बहुत सारी जगह देखोगे तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि रदरफोर्ड ने किया या फिर गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन ने बेसिकली रदरफोर्ड से पहले 1886 में बता दिया था कि ये कुछ है और उसका नाम उन्होंने कैनल रेज दिया था, और वो पार्टिकल्स की फॉर्म में या उसकी सही पोजीशन को नहीं बता पाए थे, इसलिए एक्चुअली इसका श्रेय उनको नहीं जाता है। इसका श्रेय बाद में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, बहुत फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसमें ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये बेसिकली सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। सही पोजीशन ये बता पाए। ठीक है। तो अगर मैं जे थॉमसन के मॉडल की बात करूं, थॉमसन का मॉडल जो था वो जैसे इसको बोलते हैं क्रिसमस पुडिंग, यानी कि जैसे हम लोग खीर या फिर हलवा बनाते हैं ना, उसको समझिए। जे थॉमसन ने क्या बोला उसको, क्रिसमस पुडिंग, जैसे कि खीर बनती है ना, तो खीर में क्या होता है कि ऐसे बीच बीच में जो
ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। उन्होंने कुछ इस तरह से इसकी संरचना बताई और ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी जनरली देखने को या सुनने को मिलता है वाटरमेलन का एग्जाम्पल, यानी कि तरबूज का। जैसे तरबूज में जो लाल वाला पार्ट होता है वो इस तरह का स्फीयर है और उसके अंदर जो बीज हैं, ये बीज हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कि जिस तरह से खाने वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, वो पॉजिटिवली चार्ज, वो एटम का जो स्ट्रक्चर वो पॉजिटिवली चार्ज है, और बीच में जो है छोटे छोटे जो बीज देख रहे हैं आपको, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इन्होंने इस तरह का मॉडल दिया। इसके बाद अर्नस्ट रदरफोर्ड ने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। बस इसको जस्ट कहानी की तरह समझिए। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने गोल्ड की बहुत, चूंकि गोल्ड की क्वालिटी है कि वो मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है, माने कि शीट्स में भी बदल सकती है और बहुत पतली शीट में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत ही पतली उसकी शीट को प्रिपेयर किया, बहुत ही थिन शीट को प्रिपेयर किया, बहुत ही पतली शीट को। मतलब लगभग वो शीट जो थी, ऐसा मान लो कि एक एटम का साइज अगर इतना बड़ा है तो ऐसे करके मैक्सिमम 1000 एटम्स के बराबर की शीट उन्होंने प्रिपेयर की। उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की डबली चार्ज यानी कि डबल चार्ज हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल्स को, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स, इनको फास्ट मूवमेंट में बम्बार्टमेंट कराया। तो मान लो ये गोल्ड की फॉयल है और इस तरह से अल्फा, यहाँ सोर्स से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट इस गोल्ड फॉयल पे की। तो उन्होंने क्या पाया इस एक्सपेरिमेंट में, इसकी रेफरेंस के लिए मैं आपको एक डायग्राम के साथ बताऊंगा। ये इन्होंने क्या बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे के सीधे चले गए। अगर आप देखोगे इस तरह से जब था, ज्यादा से ज्यादातर जो रेज थे वो कैसे चले गए, सीधे चले गए। कुछ रेज, दूसरे नंबर की कुछ रेज जो थी वो हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि थोड़े से मुड़ गए। और कुछ यानी कि 1 आउट ऑफ 12,000 कुछ ऐसे भी थे, यानी कि एक 12,000 में से एक, रफली एक एस्टिमेशन निकाला, वो रीबाउंड हो गए। रीबाउंड का मतलब होता है तीसरे ऐसे थे जो रीबाउंड हो गए, यानी कि अपने ही पाथ पर वापस हो गए। जैसे कि मान लीजिए, मैं इसको इस कलर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस तरह से जा रहे हैं और पर्टिकुलर प्लेस से ये वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बम्बार्टमेंट, यानी कि हीलियम की जो उन्होंने पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की, वो तो बहुत ज्यादा हैवी है। ऐसा क्या था इसके अंदर, इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज थी कि वो बाउंस बैक कर गए, क्योंकि थोड़े बहुत तो डिफ्लेक्ट कर गए। तो चलो मान लिया, इससे ये क्लियर होता है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है, यानी कि सेम जैसे चार्ज क्या होते हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो सेम पाथ पर रीबाउंड, यानी कि जो तीसरा वाला ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना, जिससे कि ये पता चल पाया, जिससे कि 3 मेजर आउटकम्स थे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। ध्यान रखिएगा, इसको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर समझिएगा। 3 आउटकम्स क्या निकले जरा मैं आपको बता। अभी मुझे थोड़ा सा इतना बता दीजिए, सबको मेरी आवाज और बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो 3 मेजर आउटकम्स में ये थे। उन्होंने कहा कि जो सेंटर में, यानी कि बीच में कोई तो बहुत हैवी मास द्रव्यमान है, ठीक है, और वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। पहली चीज मैंने फिर से बता रहा हूं, सेंटर में कोई तो मास है, हैवी है और
पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि वो बिल्कुल बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो बाउंस बैक कर रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और तीसरा उसको उन्होंने नाम दिया कि न्यूक्लियस होगा। फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, यानी कि गोल गोल घूम रहे हैं, ये इसका मूवमेंट है, मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। दूसरा ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में आउटकम निकल के आया। तीसरा उन्होंने, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट्स में तुम्हें बताया कि ज्यादा से ज्यादा रेंज जो थी वो सीधी चली गई थी, तो ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में पाया कि ज्यादातर चीजें खाली हैं, बस कुछ ही प्लेसेस हैं जहां पर हैवी मास रखा हुआ है जिसको हम न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं, और वो बहुत ही छोटा है। तो उन्होंने ये भी पाया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है कंपैरेटिव टू पूरे एटम के साइज के। और अगर देखा जाए तो 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है एटम के साइज के, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में। देखो कोई भी चीज ऐसे सर्कुलर मूवमेंट किसी भी चीज के चारों तरफ मूव करती है तो वो एक्सेलरेशन में आती है। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या हिंदी में? त्वरण। 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 त्वरण, ठीक है। कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वो एक्सेलरेट होगी, जब वो एक्सेलरेट होगी तो अपनी एनर्जी का क्षय करेगी, यानी कि डिसिपेट करेगी, और फाइनली वो एनर्जी जब उसकी खत्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में जाके ड्रॉप हो जाएगी। जबकि ऐसा तो नहीं होता है, इतना अनस्टेबल तो नहीं होता है। तो उसका मतलब ये वो बता पाने में अक्षम रहे। इनके एक्सपेरिमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई। मैंने सब फिर से बता दिया कि मास सेंटर में आधारित है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है कंपैरेटिव टू द साइज ऑफ एटम, 10⁵ टाइम्स छोटा है एटम के साइज के। यानी कि एटम इतना बड़ा है अगर, तो न्यूक्लियस कुछ ये, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक था जो बता नहीं पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन ठीक है मूव तो कर रहे हैं चारों तरफ, ये सेकंड वाला, लेकिन किस तरह से मूव कर रहे हैं, क्या लॉजिक क्या है, वो लॉजिक नहीं बता पाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये तो कुछ समय बाद डिसिपेट हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा जाके न्यूक्लियस में। इसके लिए अगला जो मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल के बाद, वो थे नील बोर एक करके एक साइंटिस्ट थे, नील बोर। इन्होंने एक मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि जो जो चारों तरफ मूव करती है ना, ये एक स्पेशल ऑर्बिट होती है, ये स्पेशल ऑर्बिट होती है, और इस ऑर्बिट का नाम होता है डिस्क्रीट ऑर्बिट। इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कक्षा, विविक्त कक्षा, स्पेशल कक्षा। एक्चुअली इसकी अपनी हर शेल की एक एनर्जी होती है। अगर मैं देखूं, बताऊं आपको, ये न्यूक्लियस है बीच में, और ये इसकी सेल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। शेल का मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट कक्षाएं हैं ऑर्बिट है इसकी, और हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसी में ये अपने हिसाब से पहली जो उसका नाम KLMN, अगर देखोगे तो ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ऐसे 4 डिफरेंट, ये फर्दर सो ऑन, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है। और हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स का प्लेसमेंट होगा, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे एक तरह से कह सकते हो, वो एक फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड 2n²। अगर मैं पहले वाले सेल के लिए बात करूं तो 2 × 1², पहले वाले में कितने आ सकते हैं, 2। 2। दूसरे वाले में आ सकते हैं 8। वेरी गुड। 8। तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं, 18। 18। और चौथे वाले में
32। 32। ठीक है, ऐसे करके प्लेसमेंट होगा वो होगा। और जो जो सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, उसमें ये ऑर्बिट्स हो गए। देखो अभी इसके आगे बहुत सारी हाइपोथेसिस और थ्योरीज पढ़ते हैं, हमें उतनी डीप में जाना भी नहीं है, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए न्यूक्लियन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ सकता है, तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है, ठीक है ना। अब किस तरह से हाउ गोज रूल क्या होता है, या और किस तरह से एनर्जी, किस बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतना डीप में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता है कि जो ये ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिट के जो सेल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना। तभी तो हम देखो कोई भी, जैसे मान लो हमने अभी कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया था, तो क्या कर सकते हैं हम, 2 8 8, अब हमारे पास बचे सिर्फ 2, 20 होता है ना, तो बचे 2, इसका मतलब 2 आ गए। 3 अगर कोई भी अगला होगा वो 3 आ सकता है, 4 5 6 7, और जो अगला होगा उसमें 8, मतलब कुछ ऐसे होगा प्लेसमेंट। और उसके बाद सपोज एक और बढ़ता है 27 वाले को जब हम प्लेसमेंट करेंगे, 2 8 8 8 1 आएगा, ना कि 9, मतलब मैक्सिमम जो हो सकती है वो कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा क्रक्स में कुछ बात बताता हूँ। अब हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, कि स्टेबल एटम में ये दोनों बराबर ही होते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई भी एटम, ठीक है, कोई एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर हो गया। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम हाँ को। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को बोलते हैं। अभी अभी हम बात कर रहे थे, उसमें पाया हमने कि न्यूक्लियस में इसका सारा का सारा वेट जो है वो होता है, और न्यूट्रॉन उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, कल मैं मिस्टेक कर गया था फ्लो में, बट दिस इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहाँ हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं, एनीवन कोई एटॉमिक नंबर का एग्जाम्पल देगा, कार्बन। कोई भी ले कार्बन का लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो देखो मैं अभी अभी इसको अगर अप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर टोटल, 6 और प्रोटॉन कितने होते हैं, वो भी 6 होंगे, 6 ठीक है। अगर एटॉमिक मास अगर मैं निकालूं, एक्चुअली न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी 6 होते हैं और प्रोटॉन भी 6 होते हैं, इसका जो होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास 12, ठीक है। अब हमें समझना है आइसोटोप्स क्या होते हैं। कल हमने पढ़ लिया था एक बार, एक बेस आइसोटोप पढ़ लिया था एक बार, वहीं से रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने बताया नहीं था क्या आइसोटोप, यस, दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको, यस सर। ठीक है। आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के, एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। अगर आप ध्यान नोटिस करोगे, एटॉमिक नंबर देखो सबके 1 है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, डीपली समझोगे तो, ठीक है। और आइसोटोप्स के अलग अलग बेसिकली यूजेस हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आई एम वेटिंग कि थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए, तो करंट अफेयर्स के साथ जब हम इसको कोरिलेट करेंगे, हम अपनी पीडीएफ भी रखेंगे, रेफरेंस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, तब बड़ा मजा आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे यूरेनियम न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो क्योंकि ये बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, हम पॉजिटिव यूज अगर देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज होता है, तो यूरेनियम 235 होता है। अब एक और इसका आइसोटोप है यूरेनियम 238,
वो पावर प्रोडक्शन यानी कि न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए इतना अच्छा नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। न्यूक्लियर एनर्जी इससे बहुत ज़्यादा डिसिपेट होती है, लेकिन जो यूरेनियम 238 है वो उतना अच्छा फ्यूल या रिसोर्स नहीं है। लेकिन पता है ये किस काम में आता है? इसको हम डिप्लीटेड यूरेनियम भी बोलते हैं। कमाल की बात यह है कि ये पता है क्या होता है, ये रेडिएशन शील्डिंग के काम में आता है। मतलब जो, क्योंकि आपको पता है ये सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन रिलीज होती है। तो ये क्या करता है, रेडिएशन को सील करता है, यानी कि रेडिएशन को कम करने में मदद करता है। ठीक है, बहुत सारे वेपन्स बनते हैं जिसमें कि आर्मर पियर्सिंग, यानी कि जैसे किसी ने अगर आर्मर पहन रखा हो तो उसको पियर्स तक करने में, यानी कि उस रेडिएशन से हम उसको उस वे में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव यूज देखोगे तो रेडिएशन सीलिंग में होता है, ये नहीं होता है। तो इसका मतलब आइसोटोप्स के अलग अलग यूजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा कुछ ऐसे रहता है क्या। अच्छा, संयोजकता यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी कल हमने पढ़ ली थी, किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं। सर बता दीजिए। ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश करा देता हूँ, तो हम रखेंगे बाद में। देखो वैलेंसी क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स के साथ ही समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके जो शेल्स में, पहले शेल में कितने होंगे? 1 होंगे। हीलियम का कितना है? 2 है, तो पहले शेल में कितने होंगे? 2। लिथियम का कितना है? 3। तो लिथियम में कितने होंगे? पहले सेल में कितने होंगे, कोई बता सकता है 2 प्लीज? और सेकंड सेल में 1। सेकंड शेल में 1। बेरिलियम के कितने होते हैं? 4, 2 और 2 हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट एक मिनट, कॉल अटेंड कर रहा हूं। हेलो हेलो, 2 और 1। अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कहोगे 1 है। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2, यानी कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितना है? 2। अब वैलेंसी क्या, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया कि क्या होता है। वैलेंसी क्या होती है? मिनिमम कोई भी एलिमेंट में जो लास्ट मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो या तो लूज कर दे या वो गेन कर दे, कुल मिला के कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट के एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा। देखिए, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो पहले सेल में 1 है, इसमें 2 है, फिर 2 और 1 है, 2 और 2 है, 2 और 3 होगा, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि पहली सेल इसकी कंप्लीट हो जाए? इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? खुशबू, बता सकते हो? अंकित? यस सर 1। इसको एक अगर और मिल जाए तो बेसिकली 2 हो जाएगा, और पहले सेल में तो 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अच्छा, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? जो 0। ग्रीन वाला, इसको 2। इसको क्या रिक्वायरमेंट है सेल को कंप्लीट करने में? पहली सेल में 2 चाहिए और इसके पास 2 है, तो इसका मतलब इसको रिक्वायरमेंट है कुछ? नहीं है, क्योंकि नो पहले सर, को उसको चाहिए ही नॉट 2 थे।
और 2 हैं इसके पास, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं लिथियम का एग्जाम्पल। 2 और 1, इसको पहला सेल कंप्लीट करने में, लास्ट सेल कंप्लीट करने में इसकी जो अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम जो आ सकता है वो 8 आ सकता है, यहाँ पर 8 आ सकता है। या तो कोई इसको 7 दे दे, या इससे ये 1 ले ले, ताकि जो भी इसकी लास्ट मोस्ट ऑर्बिट है वो भरी हुई मिले इसको। तो इसलिए 1 देना आसान है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। आगे इसी तरह समझते हैं, इसकी वैलेंसी 2, 3, 4। अब आगे समझते हैं 5 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चूंकि 7 है, 2 और 5 5। अब या तो ये 5 दे दे, तब इसकी ये वाली शेल भरी हुई होगी, या फिर ये 3 किसी से ले ले। तो क्या करना आसान है, सर लेना आसान है। तो ये 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाएगा जो कि 3 इसको आसानी से दे सकता हो। आगे चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 6 देना आसान है या 2 लेना, तो आप देखोगे कि 2 लेना, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। ऐसे ही इसमें क्योंकि 7 है, अगर 1 मिल जाए जल्दी से इसको तो हो जाएगा। अब इस पर आते हैं ये 2 है और 8 है, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, मैं पहले रब करता हूँ काफी। हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ, ये 2 है और ये 8 है, इसकी लास्ट सेल को 8 ही चाहिए, देखो तो 8 ही चाहिए और 8 ही है, तो क्या इसको रिक्वायरमेंट है और किसी इलेक्ट्रॉन की, नहीं सर। ये अपने आप में परिपूर्ण, अपने आप में परिपूर्ण है, तो आप देखेंगे कि इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। इसीलिए एक बार 15 वाला बता दीजिए। 15 फास्फोरस 15 वाला बोला आपने, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, क्या बोला आपने, एटॉमिक नंबर 15। हाँ 15। फिफ्टीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करोगे तो वो आएगा 2, 8 और 5। अब ये तो या तो ये 5 दे सकता है या ये 3 ले सकता है। तो आप 15 की केस में अगर आप देखोगे, देखो जो 15 के केस में देखोगे फास्फोरस, वो उसका 3 भी होता है और 5 भी होता है। उसका रीजन ये है कि कुछ कंपाउंड के साथ ये क्या करता है, 5 दे देता है और उनके साथ कंपाउंड बनाता है, या फिर ये 3 लेता है कुछ के साथ तो कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द क्लैरियन एनर्जी। ठीक है, क्लैरियन एनर्जी के बेसिस पर क्या करता है, ये तो 5 दे भी सकता है, 3 ले भी सकता है। इसीलिए इसको बाईवैलेंट भी बोलते हैं, मतलब बेसिकली ये दो वैलेंसीज जो शो करते हैं बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया। अगर हम वैलेंसी देखोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में बढ़ती है। एक सेकंड रुकिएगा, somebody indicate, एक सेकंड के लिए जरा ब्रेक ले रहे हैं। तो वैलेंसी का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बढ़ता है। 1, उसके बाद 0 क्योंकि 2 है, उसके बाद अगर आप देखोगे वैलेंसी जो बढ़ेगी 1, 2, 3, 4, उसके बाद 3, 2, 1, 0। तो 0 का मतलब कौन कौन से वो वाले एलिमेंट्स हो गए जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। और क्या होता है, इनको इनकी शेल्स कंप्लीट होती हैं और वो रिएक्शन नहीं करते। पानी की बोतल देगी, जस्ट अ मिनट। हाँ,
देखोगे जहाँ जहाँ वैलेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब वो स्टेबल है, उनकी शेल्स कंप्लीट है। तो वो कुछ आप अगर आप नोटिस करना, वो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो 2, 10, 18 एंड सो ऑन, इनकी जो सेल्स होती हैं वो कम्प्लीटली फिल होती हैं। ठीक है। ये हमारा जो बेसिक टॉपिक था रिलेटेड टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो कंप्लीट हो गया। ये पूरा शेयर करूंगा आपके साथ ताकि इजी होगा समझने में। मुझे एक चीज बोलनी है आपको, आपने बायोमेडिकल वेस्ट वेस्ट के बारे में पढ़ा है क्या? एनीवन? अंकित, अंकित, अंशु,